बहिर्जी स्मारक महाविद्यालय वसमत नगर जिला हिंगोली के हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक डॉक्टर सुभाष क्षीरसागर बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के द्वारा आपकी शिक्षा का क्रम जारी रहे, यह सोचकर कोरोना जैसे जागतिक महामारी के अंतर्गत आपको पढ़ाने का साधन यह ऑनलाइन बनाया गया। इसी माध्यम से हम यह अध्यापन का क्रम जारी रखेंगे। यह अध्यापन करते समय ही आपको जागतिक महामारी कोरोना का सामना भी करना होगा। इसे भयग्रस्त होकर डरना नहीं, बल्कि इसके साथ जीने के लिए हमें स्वयं को प्रबल बनाना है। और सावधानी के लिए जो सरकार के द्वारा दिए हुए निर्देश, सैनिटाइजर का प्रयोग तथा मुंह पर रुमाल या मास्क बांधकर बाहर निकलने का तरीका, इन सभी को अपनाकर हम स्वयं की सुरक्षा तथा परिवार की सुरक्षा का अवलंब करें। यही एक सुझाव मैं आपके लिए दे देता हूँ। तो दोस्तों, इसी वर्ष का बीए तृतीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है, इसके संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत आपको 2 पेपर है। पहला है, मतलब अपने इस उपाधि के क्रम में जो 9वां पेपर कहा जाता है, उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो डॉक्टर शेख रजिया मैडम आपको पढ़ाएंगे। और 10वां पेपर, जिसका नाम है हिंदी भाषा, उसका अध्यापन मैं स्वयं प्राध्यापक डॉक्टर सुभाष क्षीरसागर आपको कराऊंगा। तो मित्रों, इस पेपर का शीर्षक ही है हिंदी भाषा। तो ये इतना पाठ्यक्रम जो स्क्रीन पर है, यह आपके 90 पेपर के लिए नहीं, 10वें पेपर के लिए रखा गया है। पहला अध्याय है हिंदी भाषा, जिसके अंतर्गत आपको 3 छोटे अनुभागों का यहाँ अध्ययन करना है, जिसमें भाषा की परिभाषा तथा स्वरूप, भाषा की विशेषताएं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। दूसरा अध्याय है हिंदी भाषा के विविध रूप, जिसमें प्रयोजनमूलक हिंदी, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा, इन अध्यायों का अध्ययन करना है। और तृतीय अध्याय है हिंदी की स्थिति, जिसमें भाषा प्रौद्योगिकी
स्वरूप एवं संभावनाएं, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी की संवैधानिक स्थिति और हिंदी की वैश्विक स्थिति। इस तरह से हिंदी भाषा इस पेपर के अंतर्गत आपको ये 3 अध्याय के अंतर्गत ये छोटे छोटे कि विभागों का अध्ययन करना है। तो पहला विभाग हिंदी भाषा का, ऐसा उनका शीर्षक है। तो हिंदी भाषा, इस शीर्षक के अंतर्गत हमें भाषा की परिभाषा तथा स्वरूप के संदर्भ में यहाँ जानकारी प्राप्त करना है। तो मित्रों, आपको ज्ञात है कि भाषा मानवीय जीवन के साथ अभिन्न ढंग से जुटी हुई है। भाषा के बगैर मानवीय जीवन की कल्पना करना तो असंभव ही है। वैसे देखा जाए तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण उसको समाज में अपना व्यवहार करते समय या विचारों का लेन देन करने के लिए भाषा की जरूरत होती है। तो इस ढंग की हमारे जीवन व्यवहार के साथ जुटी हुई अवधारणा बोले तो भाषा की यहाँ हमें व्याख्या करनी है। या भाषा के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने जो अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की है या अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं, उन विचारों को एक समीक्षात्मक ढंग से हमें अध्ययन के तौर से देखना है। भारतीय विद्वान तथा पाश्चात्य विद्वान, उन सभी विद्वानों की भाषा की परिभाषा या व्याख्या जानकर हमें भाषा का स्वरूप क्या है, वो भाषा हमारे जीवन व्यवहार के साथ किस तरह से जुटी हुई है, भाषा के अंतर्गत केवल जीवन व्यवहार ही है क्या, ज्ञान की विभिन्न शाखाएं भी उसके अंतर्गत समाई हुई है। इस संदर्भ का अध्ययन हमें एक स्थूल रूप से भाषा की परिभाषा तथा स्वरूप इस लघु अध्याय के अंतर्गत करना है। इसी के अंतर्गत दूसरा जो लघु अध्याय है वो है भाषा की विशेषताएं। भाषा की संरचना को जानने के पश्चात उसकी विशेषता क्या हो सकती है, इसके बारे में भी हमें यहाँ जानकारी प्राप्त करनी है। वैसे देखा जाए तो ये भाषा का एक वैज्ञानिक ढंग का अध्ययन है। उनकी भाषा को हम वैज्ञानिक आधार पर तोलते हैं तो उसकी विशेषताएं हमारे सम्मुख आती है। और विद्वानों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की विभिन्न ढंग की विशेषताएं बताई हैं। लगभग 50 विशेषताएं भाषा विज्ञान के पुस्तकों के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। कई विद्वान भाषा की विशेषताओं को भाषा की प्रकृति इस नाम से भी उसको संबोधित करते हैं। तो उनकी जो अलग अलग विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में हमें यहाँ एक समीक्षात्मक अध्ययन करना है। जैसे कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा माता पिताओं के द्वारा परंपरागत रूप से हमें प्राप्त होने वाली संपत्ति नहीं है, तो उसे तो हमें अनुकरण से सीखना होता है। भाषा ये हमेशा अपनी सीमाओं के अंतर्गत ही विकसित होती रहती है। ये सभी भाषा की जो अलग अलग विशेषताएं हैं हमें इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करना है। और इसमें तीसरा जो यहाँ हिंदी भाषा के अंतर्गत जो तीसरा लघु अध्याय है उसका शीर्षक है हिंदी भाषा का
उद्भव और विकास। हम ऐच्छिक हिंदी के छात्र हैं, इसीलिए हमारी जो हिंदी भाषा है उसका उद्भव कब हुआ, मतलब वो कब निर्माण हुई और किस ढंग से उसका विकास हुआ, ये एक पद्धति का यहाँ पर हमें अध्ययन करना है। हमें कहा जाता है कि हिंदी संस्कृत से निर्मित है, जैसे कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। इस तरह से ने कि हिंदी का विकास हुआ है। और यहाँ शोरशनी अपभ्रंश से हिंदी लगभग 1000 ईस्वी के आसपास विकसित हुई है, ऐसा विद्वानों का यहाँ पर अनुमान है। और उनके मतों को केंद्र में रखते हैं तो हमें पता चलता है कि लगभग 1000 पूर्व हिंदी, 1000 साल पूर्व हिंदी का यहाँ पर उद्भव हुआ है। तो लगभग 10वीं सदी के आसपास इसका उद्भव होने के कारण वहाँ से लेकर आज तक कि हिंदी में कैसे कैसे परिवर्तन आए, किन किन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं का लेखन किया, उनके व्याकरणिक रूप किस तरह से रहे, आज के व्याकरणिक रूप कैसे हैं, ये सभी स्थूल रूप से हमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के अंतर्गत अध्ययन करना है। और ये अध्ययन की सुविधा के लिए भाषा वैज्ञानिकों ने उसको 3 विभागों में विभक्त किया है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसका अध्ययन हमें 3 कालों में उसका विभाजन करते हुए करना होता है। पहला काल है आदिकाल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। यहाँ एक ध्यान में रखें, हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल है, जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन हिंदी भाषा के विकास के 3 काल है, ये हमें यहाँ ध्यान में रखना है। पहला काल, हिंदी भाषा के इतिहास का पहला काल मतलब आदिकाल, उसका समय साधारणतः ईस्वी सन 1000 से लेकर 1500 तक का, जो 500 साल का समय, ये आदिकाल का माना जाता है। और मध्यकाल ईस्वी सन 1500 से लेकर 1800 तक, मतलब ये 300 साल का समय, ये मध्यकाल का माना जाता है। और 1800 से लेकर आज तक ये 300 साल का समय आधुनिक काल का माना गया। तो इस तरह से कि लगभग 1000 साल का ये हिंदी भाषा का इतिहास है। इसे हमें कि संक्षेप में यहाँ कि अध्ययन के तौर से देखना है। तो ये हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के अंतर्गत हमें यहाँ यह अध्ययन करना है। अब दूसरा अध्याय है हमारे पाठ्यक्रम का, दूसरा अध्याय है हिंदी भाषा के विविध रूप। मित्रों, हमें ज्ञात है कि 14 सितंबर 1949 में हिंदी को जब राजभाषा के रूप में संविधान सभा ने प्रतिष्ठित किया है, तब से लेकर आज तक हिंदी विविध रूपों में विकसित हो रही है, क्योंकि वो मीडिया की भाषा बन चुकी है, बैंकों की भाषा बन चुकी है, संगणकों की भाषा बन चुकी है, शिक्षा के माध्यम की भाषा बन चुकी है। लेकिन हर क्षेत्र में इसका विकास हो चुका है। इसका मतलब यह है कि हिंदी के जो विभिन्न रूप है, हिंदी विभिन्न रूपों में संसार के अंतर्गत फैली हुई है। तो इन्हीं रूपों में से केवल 4 रूपों का यहाँ
हमें अध्ययन करना है। पहला रूप है प्रयोजन मूलक रूप। प्रयोजन मूलक रूप बोले तो उसको हम फंक्शनल, भाषा का फंक्शनल रूप या प्रयोजन मूलक हिंदी, इसका अर्थ है कि फंक्शनल हिंदी। फंक्शनल हिंदी मतलब जिस भाषा का प्रयोग हम एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए करते हैं उसे हम प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को भी हम यहाँ प्रयोजन मूलक भाषा या व्यवहारिक भाषा भी कह सकते हैं। आज हिंदी कि प्रशासन, मीडिया, बैंक, विधि, कृषि, वाणिज्य आदि क्षेत्र में प्रयुक्त हो रही है। साथ ही साथ विभिन्न व्यवसायों में जैसे कि वकीली व्यवसाय, डॉक्टरी व्यवसाय, मीडिया कर्मी, व्यापारी, किसान वर्ग भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो अपने अपने प्रयोजन के लिए इस भाषा का प्रयोग कैसा किया जा रहा है, यह सब हमें प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत अध्ययन करना है। दूसरा भाषा का अंग है राष्ट्रभाषा। आप तो जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र की संज्ञा राष्ट्रभाषा के बगैर अधूरी ही मानी जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में हम मानते हैं। जैसे हम राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करते हैं, उसी तरह से हम राष्ट्रभाषा का भी आदर करते हैं। तो ऐसी ये जो राष्ट्रभाषा की परिकल्पना क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा यहाँ पर कही जा चुकी है, तो हिंदी राष्ट्रभाषा बनने में समर्थ है क्या? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आज देश स्वीकृत कर रहा है क्या? आदि सभी तथ्य हमें राष्ट्रभाषा इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करना है। तीसरा यहाँ जो विभाग है उसका शीर्षक है राजभाषा। तो राजभाषा ये भी हमें ज्ञात है कि राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि प्रशासन के क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित किया है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष की राजभाषा आज हिंदी स्वीकृत की गई। लेकिन राजभाषा में हमारे प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं क्या? ये प्रशासन के कार्य हिंदी में करते समय क्या क्या दिक्कतें निर्माण हो रही हैं? दक्षिणी क्षेत्र में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए विरोध कैसा उस समय किया गया आदि के संदर्भ की समग्र चर्चा हमें राजभाषा के अंतर्गत यहाँ करनी है। और चौथा जो हिंदी का रूप है वो है संपर्क भाषा। मतलब हमारे भारतीय जनता के संपर्क की भाषा जो हिंदी है उसके संदर्भ में अध्ययन करना है। संपर्क भाषा बोले तो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के साथ संपर्क करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे हम यहाँ साधारणतः संपर्क भाषा कहते हैं। या केंद्र शासन विशिष्ट प्रदेश के साथ संपर्क करने के लिए जिसका माध्यम चुनता है उसको हम संपर्क भाषा कहते हैं। या साधारण आम या साधारण लोग भी अपने संपर्क के लिए जो माध्यम बनाते हैं उसे भी हम यहाँ संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क भाषाएं क्या थोड़ी सी विशाल ढंग की है। उस संपर्क भाषा के संदर्भ का भी यहाँ हमें अध्ययन करना है।
और अंततः हिंदी की जो स्थिति है, ये तीसरा अध्याय आपके पाठ्यक्रम का है। हिंदी की स्थिति के अंतर्गत 3 लघु अध्याय यहाँ पर दिए गए। पहला है भाषा प्रौद्योगिकी स्वरूप एवं संभावनाएं। ये आपके लिए थोड़ा सा नया अध्याय होगा, लेकिन हमारे भाषा के वैज्ञानिकों या भाषा के संदर्भ में सोचने वाले के लिए ये कोई नया रूप नहीं है, क्योंकि ये बहुत साल पूर्व भाषा के अंतर्गत आ चुका है। देखिए, भाषा प्रौद्योगिकी की संज्ञा किस ढंग की है या भाषा प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है। हमें मालूम है कि भाषा के कारण मनुष्य यहाँ सोचने लगा, विचार मंथन करने लगा, या इंसान में सोचने और मंथन करने की शक्ति ये भाषा के कारण आ चुकी है। हर चीज के बारे में आज मनुष्य वैज्ञानिक ढंग से सोच रहा है, संशोधन कर रहा है, और परिणाम इसका यह हुआ क्योंकि वैज्ञानिक ढंग से इंसान सोचने के कारण, उसके अंतर्गत संशोधन करने के कारण क्या है, विभिन्न ज्ञान शाखाओं का विस्तार भी हमारे इस संशोधन के जरिए निर्माण हुआ। हमें मालूम है कि कला, वाणिज्य, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये विभिन्न ढंग की अलग अलग ज्ञान शाखाएं हैं, और भाषा का भी वैज्ञानिक अध्ययन करने वाली शाखा निर्माण हुई, जिसे हम भाषा विज्ञान कहते हैं। और यहाँ ध्यान में रखिए कि कंप्यूटर में, मोबाइल में, रोबोट में ने कि भाषा का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। तो इन तकनीकी साधनों के अंतर्गत हिंदी का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें भाषा का प्रयोग करने के लिए भाषा विज्ञान के जो सैद्धांतिक अध्ययन है, उसको ही हम यहाँ पर कि एक ढंग से देखा जाए तो भाषा प्रौद्योगिकी कहेंगे। देखिए, यहाँ निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि भाषा की इन संसाधनों में, मतलब कंप्यूटर, मोबाइल, रोबोट आदि के अंतर्गत हिंदी का आज फैलाव हो चुका है। तो इस प्रक्रिया में व्यापक रूप से भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो इस कंप्यूटर की, मोबाइल की, रोबोट की भाषा का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने वाली पद्धति को ही यहाँ पर भाषा प्रौद्योगिकी इसे ऐसा कहा जाता है। तो इस संज्ञा का, भाषा प्रौद्योगिकी नामक ने की संज्ञा का भी यहाँ पर हमें अध्ययन इसी अंतर्गत करना है। और साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया कि संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित किया है। तो लगभग 342 से लेकर 339 तक के ये सब अनुच्छेद हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के संदर्भ में वहाँ पर संविधान के अंतर्गत लिए गए हैं। तो हमें केवल संविधान के 343 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी की स्थिति का अध्ययन यहाँ पर करना है। वैसे देखा जाए तो संविधान का भाग 17 का शीर्षक ही भाषा ऐसा दिया गया। तो यहाँ हमें भारतीय संविधान में हिंदी कैसे कानून, प्रशासन तथा राजभाषा के रूप में स्वीकृत की गई, इस संदर्भ की जानकारी यहाँ इस अध्याय के अंतर्गत लेनी है। साथ ही साथ अंतिम जो हिंदी की स्थिति में, हिंदी की वैश्विक स्थिति, हिंदी केवल हमारे भारतवर्ष की ही भाषा नहीं, तो विश्व स्तर पर पहुंच चुकी है। विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी के संदर्भ में अध्ययन हो रहा है। जापान, थाईलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड,
हमारे पड़ोसी देश नेपाल, चाइना आदि में हिंदी बहुत अधिक मात्रा में बोली जा रही है। आज के इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हिंदी का सर्वत्र प्रचार प्रसार हो चुका है। तो हिंदी आज विश्व स्तर पर कैसी पहुंच चुकी है, हिंदी की वैश्विक स्थिति क्या है आदि के संदर्भ में हमें इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करना है। तो मित्रों, आपके पाठ्यक्रम में लगभग ये 3 अध्याय है हिंदी भाषा, जिसमें 3 छोटे खंडों का यहाँ पर अध्ययन है। दूसरा है हिंदी भाषा के विविध रूप, जिसमें आपको 4 छोटे रूपों का अध्ययन करना है। और हिंदी की स्थिति ये तीसरा अध्याय, इसके अंतर्गत भी 3 के लघु अध्यायों का यहाँ पर हमें अभ्यास करना है। तो इस तरह का